Hello guys, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. So friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Laws Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations in Human Resource Management. Okay, so what we are going to do today is we will discuss some of the questions which were previously asked in the examination of UGC NET JRF Labor Laws Code 55 and which can be asked in upcoming examinations. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आपको अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट कि जब भी नए वीडियोस अपलोड हो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड अगर आपको जो है सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को आप इसको शेयर कर लो, लाइक कर दो. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, who proposed that industrial relations activities take place among three principal social partners at three levels. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि किसने ये बेसिकली ये फंडा दिया था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल्स पे, तीन सिद्धांतों पे बेस्ड हैं. जो मतलब तीन सिद्धांत बेस्ड आपके सोशल पार्टनर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं और तीन लेवल्स होते हैं इसमें. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें किसकी बात करें, थ्री टियर हम लोग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. ओके, तो हमें ये बताना है कि ये किसने दी थी. ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो कोचन थे, ठीक है, कोचन और उनके साथ उनके कुछ एसोसिएट्स थे जिसमें कर्ट्स एंड मैकर्सी आते हैं. एंड इन लोगों ने क्या कहा कि इन लोगों ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटीज़ होती हैं ये तीन स्टेजेस पे होती है, यानी कि एक टॉप है, एक मिडल है, एक बॉटम है. जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट में स्टेजेस पढ़ते हैं ना, तो इसमें भी वही चीज़ होता है. इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक बॉटम लेवल होता है. तो टॉप लेवल पे जैसे मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजीज बनती हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रैटेजीज ही बनती है. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई जो है आपकी स्ट्रैटेजीज बनाता है, पॉलिसीज बनाता है. अब मिडिल लेवल की बात करते हैं तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम होता है, ठीक है, यानी कि वर्कर्स के साथ मिलकर के जो आपको उनको क्या करना रहता है, उनको कोई किसी बात पे डिस्कस करना होता है, किसी जो डिसीजन कुछ लेना होता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है ये मिडिल लेवल के जो लोग हैं वो लोग करते हैं. ओके, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट लोग करते हैं. और ये पर्सनल पॉलिसीज जो है, ठीक है, पर्सनल पॉलिसीज जो भी होती हैं ये भी ये लोग डिजाइन करते हैं. ओके, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो स्ट्रैटेजीज डिफाइन करेगा और जो मिडिल लेवल का होगा वो पर्सनल पॉलिसीज और कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करेगा. फाइन. और जो बॉटम लेवल के होते हैं, बॉटम लेवल के मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, ये वर्क प्लेस इंडिविजुअल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप बनाने का काम इनका होता है. ओके, इसमें आपके जो बिल्कुल सुपरवाइजरी लेवल्स के लोग आते हैं वो लोग इसमें आपके इंक्लूड होते हैं. फाइन. तो ये तीन लेवल्स जो है डिफाइन किया था, ये दिया था कोचन ने. एटल का मतलब होता है, अगर आपको ये एग्जामिनेशन में आपको क्या इसका मतलब क्या होगा, एंडर 10. ठीक है, तो कोचन, टीए कोचन और उनके साथ कैट्स और मैकर्सी ने मिलकर के ये जो थ्योरी, ये जो कंसेप्ट है इसको दिया था. फाइन. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टीए कोचन एंड अदर्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, द फर्स्ट इंडियन ट्रेड यूनियन लेड बाय विमेन वॉज. ठीक है, आपको इसमें बताना है कि पहला इंडियन ट्रेड यूनियन कौन सा था जिसको एक औरत ने चलाया था. ठीक है, आपको ये चीज बताना है. तो अभी देखो ये लाइन से आपकी, तो आपके ट्रेड यूनियन कब आए, अभी हम लोग इसमें बात करते हैं. तो ये 4 ट्रेड यूनियन हमारे पास है. इनको बेसिकली नेशनल लेवल फेडरेशन है जिनसे बाकी ट्रेड यूनियन क्या है, एफिलेटेड है. तो इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना आता है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, ये 1920 में आया था. जिसको, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर जोसेफ बाप्टिस्टा थे और उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया था. ये 1920 में आया था. आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में ये आपको सीरीज से लगाने के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है. ओके, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में आया था, यानी कि ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 27 साल बाद, यानी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया जोसेफ बाप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के द्वारा, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब आया, 1947 में आया, और इसको फॉर्म करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, फिर आया आपका हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा ठीक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद आया, यानी कि 1948 में आया, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, अगर इसमें जो है, अगर हम लोग मेल फाउंडर्स की बात करते हैं तो अशोक मेहता रामचंद्र का रोल है। अगर हम लोग फीमेल फाउंडर्स की बात करते हैं तो मणिबेन कारा, ठीक है, मणिबेन कारा ने इसको फॉर्म भी किया था और इसको चलाया भी था, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल गया, हिंद मजदूर सभा, ठीक है। और भी बाद में अब तो फिर एक नॉर्मल सा बन गया, बाद में विमेन जो है अपना खुद का ट्रेड यूनियन भी चलाने लगी, लेकिन ये जो है ये पहला ऐसा ट्रेड यूनियन था जो कि लीड किया था एक वुमेन ने, ठीक है, एक औरत ने लीड किया था जो कि थी मणिबेन कारा, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका, ये इसका भी मैं बता देती हूँ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जो कि 1970 में आया था, यानी कि ये आपका सीरीज कैसे हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में, हिंद मजदूर सभा 1948 में आया था, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 1970 में आया था, और हिंद मजदूर सभा इसका आपका आंसर है, जिसको मणिबेन कारन ने फॉर्म किया था और उसको चलाया था। फाइन, तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, हिंद मजदूर सभा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी आपके ये चारों जो है ना, ये चारों जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियंस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है केस ऑफ स्मिथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज आ रहा है, केस ऑफ स्मिथ इज एसोसिएटेड विथ विच मैनेजमेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। आपको बताना है कि जो केस ऑफ स्मिथ है ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वो ह्यूमन रिलेशन स्कूल से, बिहेवियरल स्कूल से, सिस्टम अप्रोच से, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो हम लोग ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ा है ना, ओके। अगर आपने, आई होप कि आप लोग सारे लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के क्लास को जाकर देख सकते हो, और आपको काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी हम लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है FW टेलर का, ठीक है। तो FW टेलर क्या थे, FW टेलर जो है वो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, ठीक है। इनके हिसाब से क्या होता था कि FW टेलर के हिसाब से हर काम को मतलब ऐसे करना चाहिए कि कम आप मतलब आप उसको ऐसे सिस्टमेटिकली करो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, और आपकी टाइम, स्पीड, ये सारी चीज़ें कम लगे, यानी कि एफिशिएंसी के साथ आपको हर चीज़ें क्या करनी है, अचीव करनी है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेथलेहम स्टील में, ठीक है, कंपनी थी बेथलेहम स्टील इंडस्ट्री थी, वहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया, तभी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जितनी स्टडीज़ और रूल्स थे उन्होंने जो है ना निकाला था, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ किया। तो वहाँ पे एक वर्कर था हेनरी नॉल नाम का, ठीक है। तो हेनरी नॉल को इन्होंने क्या किया, उसको बेसिकली इन्होंने जो है ना मोटिवेट किया, ठीक है। मोटिवेट कैसे किया कि उन्होंने कहा कि अगर वो मतलब अगर ज़्यादा पिग आयरन जो होता है, ठीक है, पिग आयरन ज़्यादा लेकर के आता है, कैरी करता है, तो उसमें क्या होगा कि उसको जो है ना वो पीस मतलब हायर वेजेस देंगे, ठीक है। जो पीस रेट के हिसाब से उनको मिलता था, यानी जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता था। तो उन्होंने यही कहा कि अगर वो ज़्यादा उठा करके लेकर के आएगा पिग आयरन तो उसको हायर वेजेस देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, जो हेनरी नॉल था यानी जो वर्कर था बेथलेहम स्टील का, वो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, और जहाँ पे वो डेली बेसिस पे 12 टन कैरी करता था उसने 47 टन उसको कैरी किया, समझ लो कितना ज़्यादा उसने बढ़ा दिया। ओके, तो वो मोटिवेट हो गया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है केस ऑफ स्मिथ, ठीक है। ये एक उसको फ्रेज दिया गया था, यहाँ पे स्मिथ का मतलब वो वही वर्कर्स थे। ओके, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही ये चीज़ें जो है इसे जुड़ी हुई है। FW टेलर के जो एक्सपेरिमेंट था बेथलेहम स्टील में 1898 से लेकर 1901 के बीच में, तो वहाँ पे ये जो है हेनरी नॉल के नाम के वर्कर के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी हायर वेजेस देने की वजह से आउटपुट का जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया था, इसी एक्सपेरिमेंट को केस ऑफ स्मिथ जो है वो बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद तो उन्होंने कहा कि अगर
वर्कर्स को मोटिवेट करना है तो उन्हें कहो कि अगर वो डेली टारगेट से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी देते हैं तो इस केस में क्या होगा, उनको हायर वेजेस मिलेंगे। ठीक है, जो 20 रेट के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे उसमें उन्होंने बोनस और ये सारे जो सिस्टम्स जो है वो ऐड करना शुरू किया था। ओके, तो केस ऑफ स्मिथ किससे जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेक्निक ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस इन अ रोल। ठीक है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि आप जानते हो हम लोग जाते हैं अगर वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए और एग्जाम्स के लिए, तो वो क्या करते हैं उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा और भी सारे टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग टेस्ट लेते हैं सो दैट कि वो देखते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसी में आपका एक और टेस्ट भी होता है जिसको कहते हैं वो टेक्निक ऑफ ड्राइंग। ठीक है, वो चेक करते हैं कि आपकी ड्राइंग की टेक्निक क्या है। इसको चेक करने के लिए आपकी वो क्या क्या करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और ये जो हैंड राइटिंग को पढ़ा जाता है उसको एनालाइज किया जाता है कि भाई इसके बेस पर निकाला जाता है कि आपके फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो आपको इसी स्टडी का नाम बताना है। ठीक है, जिसमें हैंड राइटिंग को एनालाइज किया जाता है कैंडिडेट की। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली आप देखो, जैसे यहाँ पे आप पहला टर्म आ रहा है एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी तो डेफिनेटली ये तो बहुत डिफरेंट चीज हो गया ना, ये सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन तो अभी होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का तो कोई टेस्ट होगा नहीं ना अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो और उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे देखिए ये फिजियोनॉमी आता है, तो फिजियो से पता चल रहा है कि ये आपकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उस पर यानी बेस्ड होगा, तो डेफिनेटली शेप ये आपके फेस और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, तो ये भी आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ग्राफोलॉजी आ रहा है और फ्रेनोलॉजी आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी में भी आपका चीज़ देखिए फ्रेंड से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, यानी कि आपका ये जो दिमाग में जो स्कल होता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके डिटरमाइन किया जाता है कि आपके साइकोलॉजिकल स्किल्स क्या होंगी। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, ग्राफोलॉजी होगा। ठीक है, ग्राफ, ठीक है, आपका हैंड राइटिंग से देखा जा रहा है कि हैंड राइटिंग का जो मूवमेंट है, ठीक है, जैसे ग्राफ में देखते हैं ना जो मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट के हिसाब से देखा जाता है कि आप फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस दोगे। ठीक है, तो हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो एग्जाम है वो ग्राफोलॉजी है, अगर वो आपके फेस के शेप से रिलेटेड है तो फिजियोइकोनॉमी है, अगर वो आपके स्कल से रिलेटेड है सो दैट कि आपकी साइकोलॉजिकल स्किल को जांचा जा सके तो वो फ्रेनोलॉजी है, और अगर एस्ट्रोनॉमी का तो भाई आपका डिफरेंट ही है, ये तो आपका पूरा सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके आंसर क्या होगा इसमें, ग्राफोलॉजी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आपको क्या बताना है कि इसमें अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम इन द राइट ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द मैनेजरियल स्टाइल कंटिन्यूम सजेस्टेड बाय फ्रांसिस लिकर्ट। ठीक है, फ्रांसिस लिकर्ट ने इस मैनेजरियल स्टाइल को सजेस्ट किया था, और आपको ये बताना है कि भाई पहले सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, और उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें क्या है, आपका कंसल्टेटिव है, बेनोवेलेंट है, ठीक है, एक्सप्लॉइटिव है, फिर उसके बाद क्या है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग है। अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि पहले क्या होता था, पहले जब वर्कर्स काम करते थे तो उस समय वर्कर्स का क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन ही तो किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे कि आप वर्कर्स जो काम करते थे उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ठीक है, उनको कम पे दे करके उनको या तो बंधुआ मजदूर बना लेते थे, तो बेसिकली मैनेजर स्टाइल वही तो चलता था। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव जो है आपका, ये आपका सबसे पहले चलता था। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन 3 होगा। ठीक है ना, सबसे पहले एक्सप्लॉइटेटिव चलता था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहले ये एक्सप्लॉइटेशन के बाद क्या करने लगे कि थोड़ा सा हमदर्दी जताने लगे, फिर ये हो गया कि नहीं पेरेंटली थोड़ा सा उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, उनको उनकी तरफ थोड़ा काइंड होना चाहिए। ठीक है, तो काइंड का क्या मतलब हुआ कि बेनोवेलेंट यानी कि होगा। ठीक है, बेनोवेलेंट अथॉरिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, 2, ओके।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट उसके बाद हुआ कि जब वर्कर्स की तरफ थोड़ा काइंड होने लगे, फिर ये लगा कि नहीं वर्कर्स को जो है, जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनको ना थोड़ा सा कंसल्ट भी लेना, उनसे कंसल्टेशन भी ले लेना चाहिए, यानी कि उनसे भी थोड़ा रिव्यू ले लेना चाहिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या सोचते हैं। ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उनसे थोड़ी बातें कर ली जाए, उनका जो है रिव्यू ले लिया जाए। तो यानी क्या हुआ, कंसल्टेटिव मैनेजर स्टाइल आया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या किया गया, कंसल्टेशन लेना शुरू किया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनली क्या आया, उसके बाद जॉइंट डिसीजन मेकिंग आया, यानी कि अब जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो अक्सर क्या किए जाते हैं, वो पहले वर्कर से कंसल्ट भी करते हैं और उसके बाद मिल करके डिसीजन इसको लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, 3, 2, 1, 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेंसिस लिकर्ट के हिसाब से जो मैनेजर स्टाइल था, आपको उसको सीरीज वाइज लगाना था। तो पहले वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसलिए एक्सप्लॉयटेटिव से ऑथोरिटेटिव, फिर उसके बाद थोड़ी सी वो जो है मैनेजर्स को दया आने लगी वर्कर्स पे, एम्प्लॉयज पे, तो वो उनकी तरफ काइंड हो गए, यानी बेनोवेलेंट हो गया। फिर उनका थोड़ा बहुत रिव्यू लेने लगे, लेकिन करते अपनी ही मर्जी की थी, सिर्फ उनसे फीडबैक लेते थे, यानी कंसल्टेशन लेते थे। तो कंसल्टेटिव हो गया, और लेकिन अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैनेजर्स और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं, इसलिए जॉइंट डिसीजन मेकिंग। आंसर नंबर आपका क्या हो गया, आंसर ऑप्शन 1 हो गया, 3, 2, 1, 4। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आप इससे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ये रेंसिस लिकर्ट ने इस स्टाइल को कब जो है दिया था, तो आप क्या कहोगे, ये 1960 में आया था। ठीक है, 1960, 1960 में ये जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेंसिस लिकर्ट। ठीक है, आपको इसको पूरा अच्छे से क्या करना है, पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि लेबर के बारे में जो यहाँ पे चारों कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या था, लेबर इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। ठीक है, लेबर जो है वो पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, पेरिशेबल का मतलब हो गया जो जल्दी से खराब हो जाए, जिसको स्टोर नहीं किया जा सके। तो आप लेबर की मेहनत को स्टोर कर सकते हो। सपोज करो कि लेबर एक दिन काम पे नहीं आया, तो आप उसकी मेहनत को ऐसा थोड़ी ना कि उस दिन की मेहनत को आप किसी और दिन यूज कर लोगे, नहीं करोगे ना, वो एक दिन पूरा पूरा खत्म हो गया, आप उसकी मेहनत को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए लेबर क्या है, लेबर पेरिशेबल कमोडिटी डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन तो ट्रू है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट आपका देखते हैं, ऑप्शन क्या है, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ पर्सन। आप एक इंसान से उसकी मेहनताना को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप किसी से मेहनत करवा रहे हो, वहाँ काम करवा रहे हो, तो वो इंसान भी वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वर्कर्स हैव नो रिजर्व प्राइस। ठीक है, आपको ये है, इसमें क्या लिखा है कि वर्कर्स जो है उनका कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि वर्कर्स क्या करते हैं, अब हर जगह उनका फिक्स नहीं होता है ना, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनके लेबर चार्जेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग स्किल्स के हिसाब से, अलग अलग वर्कर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से। तो ये भी जो है आंसर क्या है, ये तो आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 बचा, जिसमें है कि लेबर इज एज फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एज कैपिटल। यानी कि जैसे जो पैसे हैं, हम लोग पैसे को, पैसा फ्लेक्सिबल होता है और मोबाइल होता है। ठीक है, हमने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। तो लेबर के साथ ये होता है क्या, लेबर इतना फ्लेक्सिबल होता है, मोबाइल होता है, नहीं होता है। बिकॉज अगर वो एक जगह काम कर रहा है तो वो वहीं जगह काम करेगा ना, बहुत मजबूरी में वो दूसरी जगह मूव करेगा। ठीक है, तो लेबर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मोबाइल नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और यही आपको करना है, आपको गलत स्टेटमेंट ही फाइंड करना है। तो ये आपका आंसर नंबर होगा 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है कि लेबर इज एज फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एज कैपिटल, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं।
अब देखिए मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपकी पिछली क्लास पहले की क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है। आपने जिन्होंने नहीं देखा है क्लास को, तो आप क्लास को जाके इसको देख लीजिएगा। मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है कि ये जो है किसमें इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसमें किसको बताया, किसमें दिया गया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया गया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में दिया गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में दिया गया है, कि कोड ऑफ डिसिप्लिन में दिया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर किस में दिया गया है? कोड ऑफ डिसिप्लिन में, ठीक है। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात अगर करते हैं तो इसमें हम लोग ने 4 पार्ट्स भी पढ़े थे, तो आप एक बार इसको जाके पढ़ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोड ऑफ डिसिप्लिन से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में बनते हैं, ठीक है। मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्या था इसमें। क्या करते हैं, तो जैसे कि अगर किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवांस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो है मतलब ये कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो बताए गए, ठीक है। तो इस स्टेप में सबसे पहले क्या था, इस स्टेप में सबसे पहले उसको कंप्लेन करनी थी अपने जो उसके ठीक ऊपर का जो सुपरवाइजर है, ठीक है, उससे उसको कंप्लेन करनी थी, ओके। और अगर वो बात नहीं सुनता है तो फिर वो एचओडी के पास जाएगा, ठीक है। एचओडी के पास अगर जाता है तो अगर वो कंप्लेन करेगा सबसे पहले अपने जो ठीक ऊपर उसके रहेंगे बंदा रहेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसको कंप्लेन करेगा। उसके बाद एचओडी को अगर वो नहीं सुनता है, जवाब देता है 48 घंटे में, तो फिर वो एचओडी के पास जाएगा। एचओडी उसको 3 दिन में जवाब नहीं देता है तो ग्रीवांस कमेटी के पास जाएगा, ठीक है। और ग्रीवांस कमेटी का काम होता है रिपोर्ट बनाती है, और मैनेजर का काम होता है फिर उसके ऊपर का कि वो उसको 7 दिन में उसको जो है बेसिकली उसकी बात का जवाब देता है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर तब भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली ये इसमें आपका प्रोसीजर होता है मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप उस क्लास को एक बार जरूर से देख लो, बिकॉज इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और कोड ऑफ डिसिप्लिन के तो डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। कोड ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये आपको काम भी आएगा, और बाद में जब आप ऑफिसर बन जाओगे ना तब भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में भी आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आइडेंटिफाइड द टाइप्स ऑफ यूनियन एज बिजनेस, प्रेडेटरी, डिपेंडेंट एंड फ्रेंडली, ठीक है। आप इसमें बताना है कि यूनियन को कौन एज बिजनेस या प्रेडेटरी, डिपेंडेंट एंड फ्रेंडली जो है वो कंसीडर करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस का क्या मतलब हुआ, बिजनेस का मतलब हुआ कि ट्रेड यूनियन क्यों बना, फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस क्राफ्टमैन, ठीक है। जो उनका इंटरेस्ट क्या होता है क्राफ्टमैन का, बेसिकली पैसे कमाना, ठीक है, ये सारी चीजें करना, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर प्रेडेटरी का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन क्यों बना, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए तो ट्रेड यूनियन का जो है फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो सारी चीजें थी, डिपेंडेंट, ठीक है, जो वर्कर्स डिपेंडेंट अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनसे वो फ्रेंडली उनसे रहना, तो ये जो चीजें थी ये किसने बताई थी, रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने, ठीक है। तो इसको दिया था किसने, इसको दिया था रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने। तो आपको ये चीजें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने कैसे यूनियन को डिफाइन किया था, ठीक है। इनके हिसाब से यूनियन क्यों बना था, वर्कर्स के जो क्राफ्टमैन थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको मतलब बेसिकली वर्कर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट रह पाए, उनकी तरफ फ्रेंडली रह पाए, तो इसलिए ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारे पास आ रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में क्या है आपका, अभी देखिए यहाँ पे है इवान पावलोव, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने थ्योरी दी थी लर्निंग की, BF स्किनर, अल्बर्ट बांदुरा और फ्रेड लिथांस, ठीक है। तो इवान पावलोव बेसिकली अगर आपको याद हो, जो आपकी फेमस एक लर्निंग थ्योरी थी जो डॉग के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। तो इवान पावलोव ने क्या किया था, उस डॉग के सामने पहले वो उसके सामने मीट का टुकड़ा रखते थे और उस डॉग को सामने उसके साथ घंटे हो जाते थे, ठीक है। मीट का टुकड़ा देखिए डॉग को अपने आप क्या होने लगता था, वो सलाइवा आने लगता था, ठीक है। फिर उन्होंने कई बार ऐसे किया तो डॉग खाना देख देख के बार बार उसको मतलब वो सैलिवेट करने लगता था, उसको सलाइवा आने लगता था, ठीक है। और साथ में वो घंटे भी बजा रहे होते थे, यानी कि 2 स्टिमुलस वो यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीट हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाना शुरू कर दिया, और डॉग को क्या लगा कि फिर खाने का टाइम हो गया और फिर वो सलाइवा देने लगा, बल्कि जबकि उसको मीट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये एक लर्निंग उसको एक लर्निंग हो गई थी, ठीक है, उसने ये चीज सीख लिया था,
ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसी थ्योरी को क्या कहा गया, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसमें दो स्टिमुलस पे उसको पहले कोई चीज़ सिखाई गई और उसके बाद वो चीज़ हटाने के बाद भी, उसमें एक स्टिमुलस हटाने के बाद भी क्या हुआ कि वो सैलिवेट कर रहा था, उसको सलाइवा आ रहा था। ठीक है, तो ये जो थ्योरी किसने दी थी, इवान पावलोव ने दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, यानी कि इवान पावलोव का आंसर ये इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बीएफ स्किनर का आपको बताना है। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा था कि अगर आपको लर्निंग करवानी है, ठीक है, किसी चीज को सिखाना है, तो यू कैन डू टू थिंग्स। ठीक है, आइदर यू गिव द रिवॉर्ड्स फॉर द गुड थिंग्स एंड आप उसको पनिशमेंट दो फॉर द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, अगर वो कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दो, और कोई सही करता है तो उसको क्या दो, रिवॉर्ड दो। ठीक है, बेसिकली री-इन्फोर्समेंट का जो तरीका था। तो बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, यानी कि री-इन्फोर्समेंट का ही तरीका था, कोई सही काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दो, तो वो वही काम सीखेगा। ठीक है, सही काम करना सीखेगा, और अगर कोई गलत करता है उसको पनिशमेंट दोगे तो वो गलत काम करने से बचेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीख जाते हैं ना टाइम के साथ। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली का उसका पार्ट है। ठीक है, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग दी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर आता है अल्बर्ट बांदुरा। अल्बर्ट बांदुरा ने क्या दी थी, अल्बर्ट बांदुरा ने कहा था कि कोई इंसान होता है, अगर कोई बच्चा है, कोई इंसान है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीजें सीखता है। उसके आसपास का कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी इन्वायरमेंट जो है वो उसके बिहेवियर पे असर डालते हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या, मतलब आसपास की चीजें से सीखना, यानी कि सोशल लर्निंग होना। ठीक है, तो अल्बर्ट बांदुरा के उन्होंने क्या दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी दी। इनके हिसाब से क्या हुआ, इनके हिसाब से जो भी पर्सन है वो कोई भी चीजें अपनी आसपास की चीजों को देख करके सीखता है। ठीक है, अब डेफिनेटली फ्रेड लुथेंस के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, एसओबीसी मॉडल। एसओबीसी मॉडल का क्या मतलब हुआ, एसओबीसी मॉडल का मतलब हुआ स्टिमुलस, ऑर्गेनाइज, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, स्टिमुलस का क्या होता है कि उसमें ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब जो पर्सन है, जो भी जानवर है या कोई भी है, ठीक है, उसके बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, बी फॉर बिहेवियर हो गया, बिहेवियर पे जो असर होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे इस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बेसिकली सोशल लर्निंग और ऑपरेंट लर्निंग ये जो है ना मिला करके इसमें था। ठीक है, उसको सपोज कीजिए कि वो आसपास की चीजों से सीख रहा है, अगर उसको उसके ऊपर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं तो उसको जल्दी सीखेगा, उस पर निगेटिव कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं तो उसको उस हिसाब से सीखेगा। ठीक है, तो यही चीजें जो है कहा था फ्रेड लुथेंस ने, एसओबीसी मॉडल, यानी कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर और कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, 3 4 1 2 बन रहा है। देखते हैं इसमें किस में है आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, 3 4 1 2। ओके, ये आपकी जितनी लर्निंग की थ्योरीज हैं आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये जो लर्निंग का जो पार्ट है ना, ये आपका एचआरएम का भी पार्ट होगा, मतलब लेबर लॉस का भी। ये जो आपका कोड 55 है उसमें भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के जाना है। अब ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्री अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन वाज डेवलप्ड इन द ईयर। आपको बताना है कि कोड ऑफ डिसिप्लिन के हिसाब से जो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, 1958 में। ठीक है, ये आपको ईयर्स जो है याद करने होंगे, इसके अलावा इसके पास आपका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसके कुछ जो मेन चीजें आई ना उनके ईयर्स आप डेफिनेटली याद कर लो। तो 1958 में ट्रेड यूनियन का जो है रिकॉग्निशन की बातें कही गई। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन में इसको डेवलप किया गया 1958। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास जो है पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर दो, मैं सबके इंडिविजुअली आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। एंड आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके इसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।